वेलकम बैक गाइस। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इसको हम लोग स्लोली पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे। एग्ज़ाम में वो खुद से हिट करता है, बस इसको पढ़ते समय ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो याद करने की भी उतनी खास ज़रूरत नहीं होती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको बेसिकली डेफिनेटली याद करना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ इट समझने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली थी, वो सभा थी जिसने भारत के संविधान को तैयार किया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो सबसे पहले प्रपोज किया था मानवेंद्र नाथ रॉय ने, या फिर M.N. रॉय ने 1934 में। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं, और वो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे। कौन? B.R. अम्बेडकर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानी जाती है, या फिर इसको हम फाइनल इंटरप्रेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स जो कि हुए थे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में पहला है कैबिनेट मिशंस प्लान फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कैबिनेट मिशन प्लान कब बना था? 16 मई 1946 में। ठीक है, अभी ये कैबिनेट मिशन का प्लान था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए 16 मई 1946 को। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म कर दी गई, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई है 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब 6 दिसंबर 1946 को बन चुकी है, लेकिन उसकी पहली मीटिंग कब होती है? तो जस्ट 3 दिन बाद +3 डेज़, यानी 6 + 3 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हो जाती है। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी उसके जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो कब चुने गए? तो वो चुने गए थे 11 दिसंबर 1946। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो किसने प्रेजेंट किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और कब प्रेजेंट किया था? 13 दिसंबर 1946 को। राइट, तो 1946 को देखो क्या क्या हुआ। 1946 में बेसिकली हुआ क्या क्या, देखते हैं फिर से। अरे यार सॉरी, ठीक है, तो 1946 में देखते हैं क्या क्या हुआ। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कैबिनेट मिशन प्लान बना 16 मई 1946 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी 1946 में बन गई 6 दिसंबर को। पहली मीटिंग भी हो गई 9 दिसंबर को, और परमानेंट प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 1946 11 दिसंबर को। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित रिजोल्यूशन को भी पास कर दिया गया 1946 में ही 13 दिसंबर को। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो रिजोल्यूशन पेश किया था, ठीक है, वो एक्सेप्ट हो चुका था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एक्सेप्टेंस कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। डिमांड फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भंग कर दिया जाए। ठीक है, ये उन्होंने मांग की है 29 जनवरी 1947 को। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी?
ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो हमारी बनी है 29 अगस्त 1947 में। ड्राफ्टिंग कमेटी वही कमेटी थी जो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाली थी। अब देखते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्यों? ठीक है। तो क्योंकि अब तो इंडिया आज़ाद हो चुका है। 1946 में इंडिया आज़ाद नहीं था, पर 15 अगस्त 1947 के बाद से इंडिया आज़ाद था और पार्टीशन भी हो चुके थे। तो कुछ रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और वो किया गया 31 अक्टूबर 1947 को, राइट। तो अब हम देखते हैं, यहाँ तक 1946 था। अब हम देखते हैं कि 1947 में क्या क्या चीज़ें हुई, फिर से समझ लेते हैं। तो 1947 में जो पहली मेजर चीज़ हुई वो ये थी कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित ऑब्जेक्टिव को एक्सेप्ट कर लिया गया 22 जनवरी को, ठीक है। 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने कह दिया कि भैया इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व करो, ठीक है। 29 अगस्त यानी कि आज़ादी मिलने के बाद जो पहली प्रमुख घटना हुई वो यह थी कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई 29 अगस्त को, ठीक है। और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिपेंडेंस के बाद इसकी भी ज़रूरत महसूस की गई और 31 अक्टूबर को रीऑर्गेनाइजेशन भी कर दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं 1948 में 2 मेजर इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को लेके। तो पहला जो था, तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश की। तो कब पेश किया? 21 फरवरी 1948 में। क्योंकि याद करो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बन चुकी थी और इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने 21 फरवरी 1948 को अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। अब देखते हैं फिर अगला 1948 में जो मेजर इवेंट था वो आया नवंबर में। तो 4 से लेके 9 नवंबर तक 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट रीडिंग की गई। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, वो उसकी पहली रीडिंग हुई 4 से 9 नवंबर 1948, ठीक है। फिर सेकंड रीडिंग भी होती है और सेकंड रीडिंग होती है 15 नवंबर से लेके, जो कि 1948 ही था, से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। ऑलमोस्ट 1 साल तक, 1 ईयर तक कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड रीडिंग जो है चलती रह गई। यानी जो फर्स्ट रीडिंग थी वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए एक ब्रीफ रीडिंग की तरह थी कि देखिए ये हमारा संविधान है और हमने ये प्रावधान किए हैं। और जो सेकंड रीडिंग हुई, अगर वो 1 साल तक चली तो इसका यही मतलब है कि वो बहुत विस्तृत डिस्कशन के साथ चली गई होगी। लोगों ने अपने प्रोज और कॉन्स रखे होंगे कमेटी के सामने, काफ़ी चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया होगा, काफ़ी चीज़ों को रिजेक्ट किया गया होगा। तो इस तरह से जो सेकंड रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1 साल तक चली, ठीक है। तो 1948 में मेजरली 3 इवेंट हुए। पहला था कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, ठीक है। उसके बाद पहली रीडिंग जो है वो स्टार्ट हुई और जो सेकंड रीडिंग थी वो 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट तो हुई, लेकिन वो जो है 1949 तक चली, 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की थर्ड रीडिंग हुई और जो थर्ड रीडिंग थी वो हुई 14 से लेकर 26 नवंबर 1949, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो पास हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, तो 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास कर दिया। इसी वजह से 26 नवंबर 1949 को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 नवंबर 1949। और कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली की जो लास्ट मीटिंग थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन कब से लागू कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 तक, राइट। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। अब कुछ ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। व्हेन वर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भी इलेक्शंस कराए गए थे भाई, कौन कौन लोग आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये इलेक्शन ऑफ कोर्स 1946 में ही हुआ होगा। रीज़न बीइंग क्योंकि 6 दिसंबर 1946 को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो चुकी थी, और फॉर्म हो चुकी थी तो उसी साल इसका इलेक्शन भी हुआ होगा, ठीक है। व्हेन डिड द ड्राफ्टिंग कमेटी पब्लिश्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो फरवरी 1948 को, देखो पहली रिपोर्ट पेश की थी 21 फरवरी 1948 को। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टोटल कितना समय लगा? तो ये लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। और पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुछ चीज़ें जो फर्स्ट टाइम हुई। जैसे जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनको कब इलेक्ट किया गया था? उनको इलेक्ट किया था 11 दिसंबर 1946 को, राइट। उसी तरह जो टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो वाइस प्रेसिडेंट, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे HC मुखर्जी, ठीक है। जो दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे VT कृष्णमाचारी, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो थे वो थे सर BN राव, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सेक्रेटरी थे वो थे HVR अयंगर, सॉरी फॉर इफ आई मिस प्रोनाउंस्ड इट। अब देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे। तो पहली बात तो ये है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल 7 मेंबर्स थे, ठीक है। पहले जो थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये थे प्रेसिडेंट। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनके अलावा N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, TT कृष्णमाचारी, एक DP खैतान करके थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, लेकिन 1948 में उनकी डेथ हो गई। इसकी वजह से TT कृष्णमाचारी ने उनकी जगह ली। और N माधव राव, उन्होंने BL मित्तर को रिप्लेस किया था, क्योंकि BL मित्तर को कोई हेल्थ रीजंस थे, तो उनकी जगह आए N माधव राव, ठीक है। अब हम देखते हैं द क्रिप्स मिशन। तो 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया था, उसने प्रपोज किया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड बी फ्रेम्ड बाय एन इलेक्टेड प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है। तो इसी वजह से शायद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भी लोगों का चयन किया गया था इलेक्शन के थ्रू। तो इसका जो बीज था वो कहीं ना कहीं क्रिप्स मिशन की ही रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड बी फ्रेम्ड बाय एन इलेक्टेड प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे वो कैसे इलेक्ट किए गए थे? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू। लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब जो जैसे हम लोग में विधायकी नहीं होती है, मतलब सांसद से छोटा। MLA क्या होता है? लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। हाँ, और MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो उस समय तो पार्लियामेंट बनी नहीं रही होगी, मतलब बिल्डिंग रही होगी ऑफ कोर्स, लेकिन ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय,
श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो जो भारत का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हाथ से किसने लिखा था? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की 8 मेजर कमिटीज़ और उनके चेयरमैन्स को। ठीक है, तो पहला देखते हैं, एक थी हमारी यूनियन पावर कमेटी जिसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यूनियन यानी संघ, यूनियन मतलब संघ होता है ना, संघ शक्ति कमेटी जो भी ऐसा करके। ठीक है, यूनियन पावर कमेटी जिसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, संघ के कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी थी उसके चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू थे। फिर आया प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी वो 2 थी। ठीक है, एक थी यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एक थी प्रोविंस की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी तरह एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि BR अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे। रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी, एक थी हमारी रूल्स और प्रोसीजर बनाने वाली समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, छठवीं कमेटी जो थी हमारी वो थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइब्स और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर एक थी राज्य की कमेटी, स्टेट्स कमेटी, ये भी जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 8 जो थी हमारी मेजर कमेटीज़ थी। उसके बाद कुछ माइनर कमेटीज़ भी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उनको देखते हैं और उनके चेयरमैन को देखते हैं। तो एक कमेटी थी कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शंस क्या होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं ये इंटरनल कमेटी थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंटरनल फंक्शनरीज को डिफाइन करने वाली थी। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो GV मावलंकर जी थे। उसी तरह एक हाउस कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे B पट्टाभी सितारमैया। और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी थी KM मुंशी और एडी हॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग। ठीक है, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष थे। कुछ महिलाएं भी थीं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनको आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश से थी हमारी विजय लक्ष्मी पंडित जी। ठीक है, बॉम्बे से थी हंसा मेहता जी। बिहार से आती थी हमारी सरोजनी नायडू जी। यूपी से सुचेता कृपलानी भी थी और कमला चौधरी भी थी। तो यूपी से काफ़ी लोग थे। पूर्णिमा बनर्जी जी थी, बेगम एजाज रसूल जी थी। राइट, तो हमारे यूपी से अगर सिर्फ देखा जाए तो 1 2 3 4 5 लोग वुमेन मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 5 मेंबर्स जो थे वो हमारे यूपी से थे। ठीक है, कौन कौन? विजय लक्ष्मी जी, सुचेता कृपलानी जी, इसको तो हाईलाइट कर देना चाहिए, विजय लक्ष्मी जी, सुचेता कृपलानी जी, कमला चौधरी जी, पूर्णिमा बनर्जी जी, बेगम एजाज रसूल जी। ठीक है, उसके अलावा और लोगों को भी देखते हैं। हंसा मेहता जी बॉम्बे से थी, हमारी सरोजनी नायडू जी बिहार से थी, रेणुका रॉय जो हैं वो वेस्ट बंगाल से थी, मालती चौधरी जो हैं वो उड़ीसा से थी, दक्षायनी वेलायुधान मद्रास से थी, लीला रॉय बंगाल से थी, एनी मैस्करिन ट्रेवेनकोर, दुर्गा भाई देशमुख मद्रास, एमू स्वामीनाथन मद्रास, राजकुमारी अमृत कौर सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, तो GV मावलंकर जो थे वो चेयरमैन थे किस कमेटी के? जो कमेटी ऑन द फंक्शंस के थे। राइट, डिप्टी चेयरमैन कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ईयर 1946? तो हरिंदर कुमार मुखर्जी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? BR अम्बेडकर जी।
इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने प्रिसाइड किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। अच्छा, देखो, क्योंकि वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, लेकिन बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बनाए गए। लेकिन क्योंकि जब पहली बार सारे लोग एकत्रित हुए होंगे, उस समय तक तो किसी को इलेक्ट किया नहीं गया होगा, तो सभा में से मोस्ट सीनियर को या जिसको भी सब लोग मिल के अपनी एग्रीमेंट दे दें तो वो बन जाता है, जब तक कि परमानेंट प्रेसिडेंट का चुनाव ना हो। तो इस प्रकार से सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है वो इनॉग्रल मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अध्यक्षता उन्होंने की थी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी पहला ड्राफ्ट कब पब्लिश किया था? फरवरी 1948 को। ठीक है, अब देखो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल था वो एलिफेंट था। देखो, चाइना के अखबारों में हमेशा इंडिया को एलिफेंट से डिनोट किया जाता है। जैसे अभी शी जिनपिंग ने कहा था कि एलिफेंट एंड ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर। ठीक है, तो उन्होंने एलिफेंट क्यों बोला? क्योंकि इंडिया का सिंबल ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उन्होंने एलिफेंट को चुना था, और चाइना में वो लोग जो भी उनका सिस्टम हो वो लोग ड्रैगन से एसोसिएट करते हैं। तो दैट्स वाई द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना सेड कि द एलिफेंट एंड ड्रैगन शुड डांस टुगेदर, राइट। उसके बाद देखते हैं चीफ ड्राफ्टर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, चीफ ड्राफ्टर इम्पॉर्टेंट है, वो थे हमारे एस.एन. मुखर्जी। ठीक है, कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो कैलीग्राफर थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने हाथ से लिख दी थी पूरी संविधान को। हिंदी कैलीग्राफी जो थी वो की थी बसंत कृष्ण वैद्य जी ने। ठीक है, और ब्यूटिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल वर्जन, ठीक है, वो किया था नंदलाल बोस और बी.आर. सिन्हा। सजावट की थी क्या इन्होंने? हु नोस। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, टोटल 63,96,729 रुपये या अप्रॉक्स में 64 लाख कह दिया जाए, तो इतने रुपए खर्च हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया की डिज़ाइनिंग का जो श्रेय है वो जाता है श्री पिंगली वेंकैया को। ठीक है, और कुछ और चीज़ें देखते हैं। अच्छा, ये टेबल नहीं पढ़े, क्वेश्चन नहीं करने लगे। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। इंडिया ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली थी 1949 मई में। ठीक है, एडॉप्शन ऑफ द नेशनल एंथम, हमने जनगण मन को 24 जनवरी 1950 में ही अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को भी 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। और राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट होंगे इंडिया के, ये भी हमने 24 जनवरी 1950 को ही इलेक्ट कर लिया था। ठीक है, हमारे जनगण मन किस लैंग्वेज में अडॉप्टेड है? तो बांग्ला भाषा में, राइट। ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 11 सेशंस हुए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट कर रही थी तो टोटल 11 सेशंस जो हैं वो हुए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इंटरिम गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। जवाहरलाल नेहरू जो थे, मतलब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स ने कौन कौन सा पोर्टफोलियो अपने लिए लिया था। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने लिया था कॉमनवेल्थ रिलेशन एंड फॉरेन अफेयर्स, यानी फॉरेन मिनिस्ट्री और कॉमनवेल्थ रिलेशंस जवाहरलाल नेहरू जी ने ले लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया था होम मिनिस्ट्री और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिया था फूड एंड एग्रीकल्चर। ये इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट, अभी आज़ादी से पहले वाली गवर्नमेंट की बात हो रही है। फिर जो जॉन मथाई थे उन्होंने लिया था इंडस्ट्री एंड सिविल सप्लाईज। एक जगजीवन राम जी करके थे, वो लेबर मिनिस्ट्री उन्होंने ली। सरदार बलदेव सिंह ये डिफेंस मिनिस्टर बने। CH भाभा जो थे वर्क्स, माइनिंग एंड एनर्जी उन्होंने संभाली। लियाकत अली खान ने फाइनेंस चुना। अब्दुल राब नाश्तर पोस्ट एयर, रेलवे एंड कम्युनिकेशन उन्होंने लिया। C राजगोपालचारी एजुकेशन एंड आर्ट्स। I चुंदरीगर कॉमर्स। गजम्फर अली खान हेल्थ। जोगेंद्र नाथ मंडल ये लॉ इन्होंने लिया। तो जो ये कैबिनेट कैसी कैबिनेट थी? इंटरिम कैबिनेट थी, 1946-47 सेशन के लिए थी और कैबिनेट मिशन के प्रपोजल पे बनाई गई थी। अब देखते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया का पहली कैबिनेट को समझते हैं। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे अब वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। कॉमनवेल्थ और फॉरेन अफेयर्स अभी भी उनके पास था। उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च अपने पास और रखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो अभी भी होम मिनिस्टर थे। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अभी भी उनके पास थी। इसके साथ साथ उन्होंने स्टेट अफेयर्स अपने पास रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर उन्हें अभी भी मिला। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये थे एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। और पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे हमारे? C राजगोपालचारी, ठीक है। लेकिन आज़ाद भारत में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दी गई। उसी तरह डॉक्टर जॉन मथाई को इस बार मिला था रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। लेकिन जॉन मथाई को पहले मिला था इंडस्ट्री एंड सिविल सप्लाईज, लेकिन आज़ाद भारत में जॉन मथाई को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिया गया। उसी तरह आज़ाद भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे RK शनमुखम चेट्टी, ठीक है। और पहले क्या फाइनेंस जो था वो लियाकत अली खान को दिया गया था, ठीक है। तो लियाकत अली खान को फाइनेंस मिला था प्री इंडिपेंडेंस, और पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने थे RK शनमुखम शेट्टी। डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे। जगजीवन राम को मिला था लेबर मिनिस्टर, ठीक है। और इससे पहले लेबर मिनिस्टर भी जगजीवन राम ही थे, ठीक है। तो जगजीवन राम का पोर्टफोलियो नहीं चेंज किया गया था। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर ये पहले भी थे और अभी भी थे। राजकुमारी अमृत कौर को मिला हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। और इससे पहले हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास दे रखा गया था? गजम्फर अली खां के पास। तो गजम्फर अली खां को हेल्थ मिनिस्ट्री प्री इंडिपेंडेंस मिली और पोस्ट इंडिपेंडेंस हेल्थ मिनिस्ट्री गई राजकुमारी अमृत कौर के पास, ठीक है। CH भाभा को इस बार मिला कॉमर्स मिनिस्टर, जबकि ये माइन के मिनिस्टर हुआ करते थे। अगर ध्यान से देखा जाए तो CH भाभा को वर्क्स और माइन और एनर्जी मिनिस्ट्री दी गई थी प्री इंडिपेंडेंस, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस CH भाभा को कॉमर्स मिनिस्ट्री दी गई। उसी तरह कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो हैं वो रफ़ी अहमद किदवई को कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री दी गई, लेकिन इससे पहले कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री अब्दुल राब नाश्तर को मिला था, राइट, ठीक। और देखते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्ट्री और नारहर विष्णु गडगिल को वर्क्स, माइनिंग एंड पावर मिनिस्टर बना दिया गया। उसी तरह देखते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे पहले लेबर मिनिस्टर कौन थे? तो जगजीवन राम थे। हु रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डिफेंस मिनिस्टर आफ्टर इंडिया चाइना वॉर, ठीक है। तो VK कृष्ण मेनन ने रिज़ाइन दे दिया था। हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो RK शनमुखम। BR अम्बेडकर जो थे वो पहले लॉ मिनिस्टर थे। पहला डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह थे। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिफोर इंडो पाक पार्टीशन लियाकत अली खान थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखो
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो टोटल मेंबर्स थे वो थे 389, ठीक है। इनमें से ब्रिटिश प्रोविंसेस से आते थे 292, नेटिव प्रिंसली स्टेट्स से आते थे 93 और कमिश्नरेट से आते थे 4 लोग, ठीक है। और इस तरह टोटल मेंबर्स जो थे वो 389 थे। अगर इसी 389 को कम्युनिटी वाइज तोड़ा जाए तो जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 213 लोग आते थे, मुस्लिम जो थे वो थे 79 और जो सिख थे वो थे 4। इनका भी सम 389 है। ये बस कम्युनिटी बेस्ड ब्रेकडाउन है। अगर क्लासेस के आधार पे देखें तो 15 वुमेन्स थी और शेड्यूल्ड कास्ट से 26 लोग थे। आउट ऑफ 389 पीपल 15 वुमेन मेंबर्स थी और 26 शेड्यूल्ड कास्ट थे। उसी तरह अगर स्टेटस ऑफ इलेक्शन रिजल्ट देखा जाए तो कांग्रेस ने 389 में से 208 सीटें अपने पास जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती, यानी कि 79 में से 73 सीट्स मुस्लिम लीग ने अपनी जीती थी और 8 लोग जो थे वो इंडिपेंडेंटली जीते थे, ठीक है। तो व्हेन द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली met as the House of Parliament, it was presided over by G.V. Mavlankar, and when the members met as Constituent Assembly, it was presided over by Dr. Rajendra Prasad। अरे ये क्या था? ठीक है, तो देखो हमने कहा कि समझना, जब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, ठीक है, तो जब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हाउस ऑफ पार्लियामेंट की तरह बैठेगी तब उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी ने की थी, ठीक है। और इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये अच्छा सेशन रहा होगा।